नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी आखिरी फैसला। दोस्तों, सुधा जुगरान जी विगत 3 दशकों से लेखन में निरंतर सक्रिय हैं। उनके अब तक 9 कहानी संग्रह और 1 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त सुधा जुगरान जी की कहानियाँ वागर्थ, पाखी, कथा बिंब, सरिता, गृह शोभा आदि प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इनकी कहानियों का प्रसारण समय समय पर आकाशवाणी व दूरदर्शन से भी होता रहता है। दोस्तों, सुधा जुगरान जी अपनी कहानियों के माध्यम से समाज के अंतर्द्वंद को सामने लाती रही हैं। सुधा जुगरान जी राष्ट्रीय स्तर के अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हैं। तो आइए सुनते हैं। सुबह सुबह मोबाइल बजा तो सुकेश ने घबराकर फोन उठाया। उधर से शमी का उदास व ठंडा स्वर था। पापा, मम्मी नहीं रही। क्या? सुकेश के हाथों से मोबाइल छूटते छूटते बचा, पापा। लेकिन उनका मस्तिष्क तो जैसे शून्य हो गया था। शमी की आवाज अस्पष्ट और दूर से आती हुई लग रही थी। पापा, सुन रहे हैं ना आप? हम थोड़ी देर में मम्मी को लेकर घर आ रहे हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पापा, संभालिए खुद को। पूरी कोशिश की हम सब ने। जीवन मृत्यु तो ईश्वर के अधीन है। हम पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। लेकिन कब हुआ यह सब? वे विकलित स्वर में बोले। 3 बजे रात के आसपास। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं जगाया। जो होना था वह हो ही चुका। अब 5 बज रहे हैं। शमिक उनको सहलाने वाले स्वर में बोला। हम पहुंचते हैं पापा अभी, कहकर शमिक ने फोन बंद कर दिया। उन्होंने फोन स्विच ऑफ किया और बेजान शरीर को किसी तरह संभाल कर निढाल से पास पड़ी कुर्सी पर लुढ़क गए। अब उन्होंने जैसे खुद से ही प्रश्न किया, शिल्पा के बिना बाकी का जीवन कैसे गुजरेगा? शिल्पा पिछले कुछ महीनों से बहुत बीमार चल रही थी, इसलिए उन्होंने शमिक को बुला लिया था। शमिक व कृति अमेरिका से आ गए थे। उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ था कृति के आने पर। लगभग तटस्थ स्वभाव की कृति से आत्मीयता कभी नहीं मिली, लेकिन शिल्पा की बेहद समझौतावादी प्रवृत्ति ने बात कभी बिगड़ने नहीं दी। शमिक न्यू जर्सी में था। जब शमिक का विवाह हुआ था तब बौराई हुई सी शिल्पा को विवाह की तैयारियां करते देख उन्हें लगता था जैसे बहू तो दुनिया में सिर्फ शिल्पा की ही आ रही है। विवाह को 6 महीने हो चुके थे। शमिक मम्मी पापा को अमेरिका आने की जिद कर रहा था, पर एक बार बहू से आने का आग्रह सुनने को उनका हृदय तड़पता रहा। संकोचवश कदम रुके जा रहे थे कि पता नहीं कृति क्या चाहती है। लेकिन शमिक की जिद और शिल्पा की इच्छा के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और दोनों अमेरिका चले गए। बेटे के पास आने का उत्साह थोड़े ही दिन में ठंडा पड़ गया। कृति के तटस्थ स्वभाव ने बेटे के घर को अपना समझने ही नहीं दिया। नैतिक संस्कारों से शून्य कन्या को सास ससुर की उपस्थिति नागवार गुजरती थी। लेकिन अपनी माँ की तरह संवेदनशील शमिक किसी तरह सब कुछ संभाल लेता। उस बार वापस आए तो दोबारा अमेरिका जाने का नाम न लिया शिल्पा ने। अंशुल का जन्म हुआ। बहुत मन किया उस समय अमेरिका जाने का। शमिक ने कहा भी, पर कदम जैसे उठे ही नहीं। किसी संवेदनशील इंसान का तिरस्कार करने के लिए शब्दों की जरूरत कहाँ पड़ती है। एक तिरस्कृत नजर, व्यंगपूर्ण भावभंगिमा, तटस्थता का भाव ही जतला देता है कि सामने वाले की नजर में तुम्हारी क्या अहमियत है। कृति के भावों को शिल्पा व सुकेश भी समझ गए थे। लेकिन 4 साल पहले फिर से मौका आया अमेरिका जाने का, और इस बार इसरार बहू की तरफ से था। मम्मी पापा, इस बार आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। जब आप पहले आए थे तब हमारी नई नई गृहस्थी थी। अब आकर देखिए, आपका बेटा कितने बड़े ओहदे पर पहुंच गया है। कितने बड़े घर और कितनी सुख सुविधाओं में रह रहे हैं आपके बच्चे। आपको देखकर बहुत खुशी होगी। और फिर अंशुल को भी तो अपने दादा दादी के साथ रहना अच्छा लगेगा। सूने घर में उसको भी अच्छा नहीं लगता। क्षणांश में ही बहू की लच्छेदार बातों के पीछे उसकी चालाक समझदारी सामने आ गई। वह नौकरी करने लगी थी। पीछे से घर, बेटे व किचन को संभालने के लिए उसे अब सास की जरूरत थी। अमेरिका में शायद सास ससुर को रखना नौकर रखने से सस्ता था। कृति की बातों की सच्चाई समझते हुए भी उसके जिद करने पर और कहने के अंदाज से पिघल कर वे दोनों
उनके पास रहने चले गए। बेटी बहू को तो निश्चिंतता हो गई, अंशुल की समस्या हल हो गई, सुबह शाम ताजा भोजन मिलने लगा था। लेकिन पराये देश में वे जैसे बंदी हो गए। इस उम्र में पराये देश में थोड़े दिन रहना अलग बात थी, पर लंबा रहने के लिए वे खुद को सहज नहीं पा रहे थे। दोनों सोने घर में टंगे रहते, आपस में ही कितनी बातें करते। फिर शिल्पा को इतना काम करने की आदत भी नहीं थी। अंशुल खा पीकर थोड़ी देर उनके साथ खेलकर सो जाता, उठा रहता तो उनको भगाता रहता और वे उसके पीछे भागती रहती और भागम भाग कर थक जाती। सुबह के निकले बेटे बहू शाम को घर आते। औपचारिक वार्तालाप के बाद अपने आप में व्यस्त हो जाते। शमिक थोड़ा बहुत कोशिश भी करता, माता पिता को पूछता कि उनको वहाँ कैसा लग रहा है। बेटे का मन रखने के लिए दोनों अच्छा लग रहा है कह देते। लेकिन भारत के एक छोटे से शहर के खुलेपन में रहने के आदि वाशिंदों को वहाँ एक खूबसूरत व सुविधापूर्ण कारागार से अधिक कुछ नहीं लगता। पड़ोस की औरतों से गप मारने के लिए शिल्पा का मन तरस जाता। फोन पर अपनी बहनों, सहेलियों व देवरानियों जिठानियों से इधर उधर की बातें करने का मन करता। सुकेश तो फिर भी किताबें पढ़ने में मन लगा लेते, पर शिल्पा के लिए वहाँ की उबाऊ व थकाऊ दिनचर्या में फिट होना मुश्किल हो रहा था। उनकी तबीयत खराब रहने लगी। शिल्पा उनसे वापस भारत चलने का इसरार करने लगी। वहीं चलकर रहेंगे, अपना देश आखिर अपना ही देश है, सारी जिंदगी वहीं बिता दी, अब कहीं दूसरी जगह मन नहीं लगता। किसी तरह शमिक को समझाकर वापस आने का वादा लेकर शमिक ने उन्हें आने दिया। कृति ने आते समय उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं की। शिल्पा की तबीयत जो तब खराब रहनी शुरू हुई थी तो भारत आकर भी चलती रही। थोड़े दिन ठीक रहती, फिर बीमार हो जाती, पर फिर भी उन्हें भारत आकर सुकून मिल रहा था। भारत में भी दोनों अकेले ही थे, पर यहाँ का अकेलापन अमेरिका जैसा नहीं था। अमेरिका का अकेलापन उन्हें कारागार जैसा लगता था, मजबूरी सी लगती थी। यहाँ का अकेलापन इस उम्र में स्वाभाविक लगता। सुकेश ने घर के पीछे वाले 2 कमरे विद्यार्थियों को किराए पर दे दिए, जिससे चहल पहल रहने लगी। सर्वेंट क्वार्टर में एक ड्राइवर का परिवार रख दिया, जिससे उनकी काफ़ी समस्याएं सुलझ गईं। रात बेरात किसी मुश्किल में उनके पास ड्राइवर व विद्यार्थियों का साथ हो गया। बाकी पास पड़ोस व शहर में रहने वाले रिश्तेदार तो थे ही। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी की गाड़ी अशक्त वृद्धावस्था में भी पटरी पर चल रही थी। पर शिल्पा की तबीयत जब तब बिगड़ जाती। शमिक उन्हें बराबर बुलाता रहा, पर वे अब आएंगे तब आएंगे कहकर टालते रहे। पर कृति ने उनसे नाराज होकर कभी फोन पर बात भी नहीं की। फिर धीरे धीरे शिल्पा की अस्वस्थता की वजह से शमिक ने उन पर जोर डालना बंद कर दिया। 4 साल हो गए थे शमिक के परिवार को भारत आए। दोनों पति पत्नी ने अपनी अकेली वृद्धावस्था को अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लिया था। लेकिन यह सोच दोनों के ही मन मस्तिष्क को मथती रहती थी कि यदि दोनों में एक चला गया तो दूसरा कैसे रहेगा। और आज वही हो गया था। शिल्पा की तबीयत बिगड़ने पर जब वे उनको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने शिल्पा को एडमिट करने की सलाह दी। डॉक्टर ने जब उनको शिल्पा की गंभीर स्थिति के बारे में बताया तो वे घबरा गए। उन्होंने शमिक को फोन किया। शमिक के आने की तो उम्मीद थी, पर साथ में कृति को आया देख उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। सोचा शायद कृति लोकलाज की डर से औपचारिकता निभाने आ गई होगी। बाहर हॉर्न की आवाज आई और 2 मिनट बाद डोरबेल बजी तो वे चौंक गए। अतीत की गर्त में डूबे सुकेश जैसे होश में आ गए। होश में आकर उन्हें फिर से कठोर परिस्थितियों का आभास हो गया। शिल्पा नहीं रही, उनकी जीवन संगिनी नहीं रही। वे एकाएक अत्यधिक व्यथित हो उठे। तभी डोरबेल दोबारा बज उठी। उन्होंने किसी तरह अपने क्लांत तनमन को उठाकर खड़ा किया और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोला तो थका हारा शमिक सामने खड़ा था। पापा, बिना कुछ बोले उसने पापा को गले लगा लिया। दोनों बाहें सुरक्षा के साथ उनके इर्द गिर्द लिपट गईं। छोटे बच्चे की तरह वे फूट फूट कर रो पड़े। चली गई तुम्हारी माँ शमिक, मुझे छोड़कर चली गई, वे रोते रोते बोले। बस पापा, शमिक उनकी पीठ सहलाने लगा। मम्मी का साथ इतना ही लिखा था। शमिक उन्हें किसी बड़े की तरह दिलासा देने लगा। चलिए अंदर चलिए। शमिक के सहारे अंदर आकर वे फिर से कुर्सी पर निढाल हो गए। शमिक शहर में रहने वाले अपने नाते रिश्तेदारों को फोन करने लगा। ड्राइंग रूम खाली करके शिल्पा का मृत शरीर जमीन पर रख दिया गया। रात को इस शरीर में जीती जागती शिल्पा को छोड़ आए थे
कहाँ चली गई सोचकर उनकी आंखों से फिर से आंसू अनवरत बहने लगे। वे मन ही मन शिल्पा को रोते रोते पुकार रहे थे। धीरे धीरे घर में भीड़ बढ़ने लगी। शहर में रहने वाले उनके नाते रिश्तेदारों, जान पहचान वालों, पड़ोसियों से घर भर गया। घर में एक दुखपूर्ण गहमा गहमी सी हो गई। पंडित जी आ गए। उन्होंने ध्यान दिया कि कृति भी पूरी तन्मयता से व्यस्त दिख रही थी। हर छोटे मोटे कार्य कर रही थी, हर एक से बात कर रही थी, बीच बीच में आंसू भी पोंछ रही थी। शमीक ने कितना कहा, मम्मी अमेरिका आकर रहो हमारे पास, न वहाँ इतनी बीमार पड़ती न यह सब होता। लेकिन उनको तो बस यहीं अच्छा लगता था। वह आंखें पोंछते हुए सबसे कह रही थी। सब दुखी हो सिर हिला रहे थे। दुख में डूबे वे स्वयं भी कृति के इस बदले हुए रूप पर विश्वास करना चाह रहे थे, पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। शिल्पा की अंतिम विदाई की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शिल्पा पूर्ण रूप से तैयार आंगन में फूल मालाओं और लोगों के चढ़ाए हुए शॉलों के अंबार के नीचे दबी पड़ी और रुखसत होने के लिए तत्पर थी। शमीक उनको पकड़कर ले गया। अंतिम दर्शन कर लीजिए पापा। उनका दिल किया काश शरीर छोड़ना उनके बस में होता तो वे शिल्पा के साथ साथ चल देते। हर जगह साथ गए हैं और आज देखो, शिल्पा ने उनको पूछा तक नहीं। राम नाम सत्य है के स्वरों के साथ शिल्पा 4 लोगों के कंधों पर सवार अंतिम यात्रा पर निकल गई। भीड़ भी कुछ कदम साथ चली जहां पर बस खड़ी थी। वे निराश्रित, बेसहारा, अकेले, हताश, लुटे पिटे से बरामदे में खड़े रह गए। बस चली गई। भीड़ भी धीरे धीरे उनको सांत्वना के 2 शब्द कहकर छट गई। वे वापस अपने कमरे में आ गए। घर में 2-4 नजदीक के रिश्तेदार थे। वे घर की साफ सफाई में लग गए। वे वापस कुर्सी पर आकर बैठ गए। कुर्सी पर बैठे बैठे आंसू बहाते न जाने उन्हें थक कर कब झपकी आ गई। पापा, शमीक उन्हें कंधे से हिला रहा था। वे अचकचाकर सीधे बैठ गए। कमरा रोशनी में नहाया हुआ था। तीखी रोशनी में वे किसी तरह आंखें खोलने का प्रयास करने लगे। शमीक, हाँ पापा, लीजिए थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है शमीक। एकाएक वे होश में आ गए। आंखें फिर से भरने लगी थीं। नहीं पापा, भूखे रहने से आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। दवाएं भी तो लेनी है और फिर इससे मम्मी वापस थोड़े ही ना आ जाएंगी। कहकर वह चम्मच से उन्हें खिचड़ी खिलाने की कोशिश करने लगा। उन्होंने प्लेट उसके हाथ से ले ली। आखिर अपने ही बच्चे काम आते हैं, अक्सर शिल्पा कहती थी। बच्चों से इतना भी नाराज मत रहा करो। इस समय शमीक से उन्हें बहुत सुरक्षा, भरोसे व सहारे का आभास हो रहा था। धीरे धीरे इस नीरव सोनेपन का 1 हफ्ता गुजर गया। वे कुछ कुछ स्थिर होने लगे। पोते अंशुल के साथ बतियाने लगे। उसके द्वारा पूछे गए असंख्य विचित्र सवालों का जवाब देने लगे। मन ही मन सोचने लगे कि काश शमीक का परिवार यहीं रह जाता तो उनकी बाकी का जीवन शांत व सुरक्षित निकल जाता। लेकिन यह किसी तरह भी संभव नहीं था। वे जानते थे शमीक का परिवार तो यहाँ नहीं रह सकता है, लेकिन कृति शायद उन्हें साथ चलने के लिए कहे। सिर्फ शमीक के कहने से तो वे जाने वाले नहीं हैं, लेकिन कृति का जो रूप इन दिनों देखने को मिल रहा था, इस बात ने आशा बंधा दी थी कि कृति अब बदल गई है और अब वे उसके साथ रह पाएंगे। हालांकि इस उम्र अपनी जमीन से विलग होना बहुत कष्टकारक था, पर शिल्पा के बिना यहाँ अकेले रहना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए चले जाएंगे। वे खुद को खुद ही समझा रहे थे। ऐसा ही कुछ सोचते हुए वे अपने कमरे से बरामदे की तरफ आ रहे थे कि बरामदे में बैठे बेटे बहू के वार्तालाप के कुछ अंश उनके कानों में पड़े। उन्हें लगा उन्हीं के संदर्भ में चर्चा हो रही है। वे ध्यान से सुनने लगे। कैसी बात कर रही हो कृति? आखिर वे मेरे पिता हैं। सभी के पिता होते हैं, तुम्हारे कोई निराले नहीं हैं। कृति भड़क रही थी। हम उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए अमेरिका नहीं ले जा सकते बस। लेकिन तुम तो मम्मी पापा को खुद ही तब अमेरिका बुलाना चाहती थी। तब की बात और थी। मम्मी कम से कम अंशुल को संभाल लेती थी, किचन संभाल लेती थी। अब मैं इन्हें ले जाकर अपने लिए एक मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। तो वे यहाँ अकेले रहेंगे? शमीक आश्चर्य से पूछ रहा था। यहाँ अकेले रहने की क्या जरूरत है? इतने बड़े घर में किसी दिन चोरी डकैती पड़ जाएगी। आजकल सुनते तो हो किससे, अकेले बुजुर्गों की हत्याएं आम बात हो गई हैं। मुझे तो उनका वह मुच्छर ड्राइवर
जिसे उन्होंने आउट हाउस में रखा हुआ है, ठीक नहीं लगता। अकेले में तो वह कुछ भी कर सकता है, जमीन जायदाद पर कब्जा कर सकता है। तो फिर पापा कहाँ रहेंगे? शमीक हैरानी से बोला। वृद्धाश्रम में रहना उनके लिए सबसे सही रहेगा। मेरे एक अंकल ने एक वृद्धाश्रम के बारे में बताया है। अच्छा है, वहाँ उनके कमरे में सारी सुविधाएं करवा देंगे। मैं बात कराई हूँ। और यह घर, इसे बेच देंगे। अपने भाई से बोलकर एक प्रॉपर्टी डीलर से बात पक्की कर ली है। वह खरीदने को तैयार है। थोड़ा पैसा उनके नाम से यहाँ रख देंगे। जो काम उनके बाद करना है वह अभी क्यों नहीं? अभी तो मकान अच्छी हालत में है, अच्छी कीमत मिल रही है। कुछ सालों बाद बिना देखभाल के खराब हो जाएगा। कृति। शमीक हतप्रभ हो कृति को देखता रह गया। तुमने इतने बड़े फैसले ले लिए और मुझे पूछा तक नहीं। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आखिर और कौन सा रास्ता है जिससे सारी समस्याएं हल हो जाएं? तुम पापा को लेकर कुछ ज्यादा ही भावुक हो रहे हो। सटाक से जैसे चाबुक मारा हो किसी ने। अपनी जगह पर खड़े सुकेश को लगा वे चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ेंगे। वे क्या सोच रहे थे और कृति के दिल में क्या चल रहा था? क्या सचमुच पराया खून आखिर पराया ही होता है? वे कभी कृति को अपना बना ही नहीं पाए, या फिर कृति उनकी अपनी नहीं बन पाई। मशीनी व मतलब के रिश्तों का अंत आखिर ऐसा ही तो होना था। उनकी आंखों में अकेलेपन, बेबसी, शिल्पा के जाने से दुखी मन, निराशा व तिरस्कार के आंसू आ गए, जिन्हें रोकने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की। बेटे बहू की बहस थोड़ी देर और जारी रही, लेकिन वे अपने आंसू पोंछते हुए अंदर अपने कमरे में आ गए। उन्हें नहीं पता कि बेटे बहू की बहस आखिर किस बिंदु पर आकर खत्म हुई होगी और शमीक का क्या फैसला रहा होगा। लेकिन इतना तो तय था कि जीते जी वे इस घर को छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं थे, न ही अमेरिका और न ही वृद्धाश्रम। यह उनका स्वयं का फैसला था। जब बच्चे उनके लिए आखिरी दिनों में कुछ कर नहीं सकते, उन्हें वृद्धावस्था में सहारा नहीं दे सकते, तो उनकी वृद्धावस्था के बारे में फैसला लेने का अधिकार भी उनका नहीं है, और यह उनका आखिरी फैसला है। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी आखिरी फैसला।